हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा नवमीं का गणित का अध्याय 11वां जिसे शीर्षक है विशेष क्षेत्रफल और आयतन, जिसे अंग्रेजी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस अध्याय का भाग 15 पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि आज ही का यह भाग, आज ही का यह वीडियो इस अध्याय का अंतिम वीडियो होने वाला है, अंतिम भाग होने वाला है। यानी यहाँ तक हमने इस अध्याय का सारा कॉन्सेप्ट जो भी हमें एनसीईआरटी में पढ़ना था कक्षा 9वीं में, वो हमने पूरी तरीक़ा से कंप्लीट कर लिया है। और ना सिर्फ कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट का हमने कुछ प्रश्न भी सॉल्व किए हैं, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, जिसके माध्यम से हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग आज का यह भाग 15, जो कि यह अध्याय का एक अंतिम भाग होने वाला है, जहाँ पर हम लोग फिर से गोले का आयतन का कुछ उदाहरण देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में भी हमने आपको गोले का आयतन का कुछ उदाहरण बताया था। हालांकि पिछले वाले वीडियो में सारे उदाहरण हम कवर नहीं कर पाए थे। एनसीईआरटी में बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको बताना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज के इस वीडियो में भी हम लोग गोले का आयतन का कुछ उदाहरण देखेंगे। और ये रहा आपका आज के इस वीडियो का, आज के इस भाग का पहला उदाहरण, या कहिए पहला क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने वीडियो पॉज किया होगा और इसे सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। देखिए, यह प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अर्ध गोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर यानी कि सीट से बनी है। यदि इसकी आंतरिक दिशा 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। बेसिकली मैं इसे आपको एक डायग्राम से बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ क्या कह रहा है कि एक अर्ध गोलाकार टंकी है। कैसा टंकी है? तो अर्ध गोलाकार टंकी, यानी एक हेमिस्फीयर का टंकी है, हेमिस्फीयर का टैंक है। मान लेते हैं, अच्छा, हेमिस्फीयर को यदि आप ऊपर से देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो मान लेते हैं हम एक टंकी को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीन पर एक 3D फिगर बनाना उतना अच्छा तरीका से मुमकिन नहीं है। यानी कि एक 2D प्लेन पर 3D फिगर बना देना उतना अच्छा से मुमकिन नहीं है। इसलिए हम लोग 2D के माध्यम से थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए ये जो मैंने सर्कल बनाया है कुछ और नहीं बल्कि एक टंकी का ऊपरी टंकी है। मान लीजिए एक टंकी है, ठीक है ना, कैसा है? अर्धगोलाकार टंकी है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि ये जो अर्धगोलाकार टंकी है वह किससे बना है? एक लोहे की चादर के द्वारा बनाया गया है, जिसकी कुछ मोटाई है। क्या है? कुछ मोटाई है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक कलर चेंज करके एक और यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है, ये जो मैं यहाँ पे इस प्रकार से लाइनिंग खींच रहा हूँ, ये कुछ और नहीं बल्कि यही मोटी चादर का सीट है, यानी यही चादर है, यही चादर है। इस टंकी की ये मोटाई है। क्या है? मोटाई है। और ये जो बीच वाला जो सरफेस है हमारा, ये जो बीच वाला सरफेस है, ये हमारा टंकी का सरफेस, यानी इसमें पानी स्टोर होता है। तो ये डायग्राम हमको समझ में आ रहा है कि ये पूरा जो भी डायग्राम हमें बना हुआ है, ये एक टंकी है, जहाँ पर ये जो पर्पल कलर का जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये जो बीच में जो पर्पल कलर का है, ये वाला, ये क्या है? तो ये टंकी की मोटाई है। इनफैक्ट टंकी की मोटाई बेसिकली है क्या? तो जिस ऑब्जेक्ट से बना है उसी चीज़ की मोटाई कह रहा है, यानी चादर से बना है तो ये चादर का सरफेस है। अच्छा, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि टंकी का जो आंतरिक त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या कहने का मतलब यानी कि ये चूँकि एक हेमिस्फीयर है तो इसका सेंटर कुछ बीच में होगा, जो मैं ग्रीन कलर का दर्शा रहा हूँ। और आंतरिक त्रिज्या यानी कि इसका अंदर का रेडियस। आप देखो तो ऊपर से यहाँ पे 2 सर्कल आपको नजर आ रहा है, एक अंदर का एक बाहर का, एक ब्लू कलर का एक पर्पल कलर का।
तो आंतरिक त्रिज्या कहने का मतलब इस सेंटर से अंदर की जो रेडियस है, ब्लू सर्कल का जो रेडियस है वह कितना दिया गया है हमारा 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना दिया गया है, ये फिगर से थोड़ा सा छिप गया है, मैं फिगर हटाऊंगा तब आपको बताता हूँ। और उसी के साथ यहाँ यह लिखा हुआ है इसका आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, सॉरी इसका आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है 1 मीटर है। और टंकी का जो मोटाई है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। आधी सेंटीमीटर यूनिट यहाँ पे, हाँ 1 सेंटीमीटर है। यानी कि इसका आंतरिक त्रिज्या दिया गया है और ये इसका मोटाई दिया गया है टंकी का। और हमें आगे पूछ रहा है कि तो इस टंकी में के बनाने में लगी लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि बेसिकली जहाँ पे हम 2 सर्कल बनाए थे, तो जो बाहरी जो सर्कल था हमारा और ये जो हमारा जो मोटाई था, इसको हमें फाइंड करना है कि ये पूरा ये जो लोहा यूज हुआ है वह कितना लोहा यूज हुआ है, उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। यानी ये जो लोहा यूज हुआ है उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो अब सोचिए कि इसका आयतन हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम इस बाहरी गोला का आयतन निकाल लेंगे और इस अंदर की गोला का आयतन निकाल लेंगे और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या ये हमारा बाहर का आयतन नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, दिया है हमारा क्या, आंतरिक त्रिज्या r=1 मीटर है, मोटाई 1 सेंटीमीटर, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मीटर हो जाएगा। और यदि हम यहाँ से बाहरी त्रिज्या को निकालें तो वो क्या हो जाएगा, r=1 + 0.01 मीटर। कैसे, ये हमारा अंदर का सर्कल था, ये हमारा बाहर का सर्कल था मान लेते हैं। तो अंदर का रेडियस हमारा 1 मीटर दिया हुआ था और ये मोटाई कितना दिया गया है, 0.01 मीटर। इनफैक्ट क्या है, तो बाहर का जो सर्कल का जो रेडियस है वो यही होगा। और ये क्या है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है। तो यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हमें बाहर का रेडियस नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा है, बाहरी त्रिज्या r क्या हो जाएगा, 1.01 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब टंकी अर्धगोलाकार है, इसलिए लोहे का आयतन क्या हो जाएगा, बाहरी अर्धगोला का आयतन माइनस आंतरिक अर्धगोले का आयतन, जो कि मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया। अब यदि हम अर्धगोले का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, 2πr³। यानी कि इस फॉर्मूले के जरिए हम निकाल सकते हैं कि लोहे का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3π कैपिटल R³ माइनस R³। ये कैपिटल R क्या दर्शा रहा है, जो बाहर वाला जो सर्कल था उसका रेडियस, यानी कि ये जो सर्कल है ये वाला, इसका रेडियस कैपिटल R से, और जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल r से। तो ये हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये स्टेप हटा दिए बीच में, वो कौन सा स्टेप था, यहाँ पे अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हमें बाहरी गोले का आयतन माइनस आंतरिक गोले का आयतन, आंतरिक अर्धगोले का आयतन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यदि आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे और कॉमन लोगे तो 2/3π कॉमन हो जाएगा और कैपिटल R³ माइनस R³ ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब यदि आप यहाँ पे ये वैल्यू को पुट करते हो तो आपका आंसर अप्रॉक्स कुछ इतना आ जाएगा, 0.0634 मीटर क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से हम इसे सॉल्व किए। इसी प्रकार से एक और है कि दवाई का एक कैप्सूल है जो कि 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। यहाँ बताया है कि आपके पास एक दवाई का कैप्सूल दिया गया है जो कि एक गोला के शेप में है और जिसका डायमीटर कितना है, 3.5 मिलीमीटर। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी? हम लोग जानते हैं कि कैप्सूल के अंदर दवाई होता है। आप कभी कैप्सूल खाए होंगे तो आप कभी इसे हिला के देखिएगा, इसके अंदर से कुछ आवाज़ आएगा। वो बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि एक कैप्सूल के अंदर एक दवाई भरी जाती है। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक कैप्सूल दिया गया है जिसकी व्यास कितना है, यानी डायमीटर कितना दिया गया है, 3.5 मिलीमीटर। और आपको बताना है कि इस कैप्सूल के अंदर कितना दवाई अट सकता है, कितना दवाई हम लोग भर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़, जब कोई भी चीज़ कुछ अपने अंदर कितना हटा सकता है वो किससे पता चलेगा, तो उसके वॉल्यूम से। तो यदि हम ये दिया गया कैप्सूल का वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा कैप्सूल का व्यास कितना था, 3.5 मिलीमीटर। यदि हम यहाँ से त्रिज्या का वैल्यू निकालते हैं कैप्सूल का तो वो कितना आ जाएगा, 1.75 मिलीमीटर। अब हम लोग जानते हैं
कि गोले का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, यानी फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यदि हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 22.45 मिलीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम बेसिकली हम किसको कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना वो सामान अपने अंदर हटा सकता है, रख सकता है, या फिर यह वह एक 3D स्पेस में कितना स्पेस कवर कर रहा है, उसी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। इसके बाद हम लोग फिर से आज के इस वीडियो का अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले उदाहरण की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार है। आप वीडियो पॉज करके इसे ट्रैक कर सकते हो। देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसे में सफेदी कराने में ₹498.96 व्यय हुए। यदि सफेदी गिराने की दर ₹2 प्रति वर्ग मीटर है तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तब वीडियो पॉज कीजिए और इसे ट्राई करने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऐसा किया होगा। देखिए अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। देखिए हमें प्रश्न क्या दिया गया था, सफ़ेदी का खर्च कितना है, 498.96 रुपीज़, और कितना रुपया दर के हिसाब से हमें सफ़ेदी करने को मिल रहा है, तो ₹2 प्रति मीटर स्क्वायर। यदि यानी कि यदि हम 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी पेंट करवाते हैं तो हमें कितना रुपया पे करना होगा, कितना रुपीज़ पे करना होगा, तो ₹2 पे करना होगा। अब यहाँ पे जो मैं पहला फाइंड करने के लिए कह रहा था, क्या, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब देखिए गुंबद बेसिकली किस शेप में है, एक अर्धगोला का शेप में। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेंशन भी किया गया है, एक अर्धगोला के आकार का है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं, वो कितना हो जाएगा, 498.96 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आया, देखिए हमें प्रश्न में दिया गया है कि जब हम एक अर्धगोलाकार गुंबद को जब पूरा पेंट करवा देते हैं, सफ़ेदी करवा देते हैं, तो हमें कुल खर्चा कितना आ रहा है, 498.96 का आ रहा है। और यह भी हमें दिया गया है कि यदि हम 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी करवाते हैं तो हमें ₹2 का खर्चा आता है। यानी कि हमें कुल खर्चा भी दिया गया है कि पूरा खर्चा कितना हुआ कुल सफ़ेदी कराने में, और प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से भी खर्चा दिया गया है। तो यदि हम कुल खर्चा में से प्रति मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो क्या वो हमारा क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज किए हैं कि क्षेत्रफल क्या हो गया, कुल सफ़ेदी का खर्चा में हम जो प्रत्येक मीटर स्क्वायर का जो खर्चा उठ रहा था, जो प्रत्येक दर जिस दर से लिया जा रहा था, उसको हम लोग डिवाइड कर दिए, यानी 2 से। जो आंसर आया वही हमारा क्या आ जाएगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम कर्व सरफेस एरिया निकालें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से यदि आप यहाँ से हमें क्या निकल गया, कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अब यदि हम यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड करना चाहें, आर का वैल्यू क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि आप सेकंड में देखिए गुंबद के अंदर की हवा का आयतन फाइंड करना है हमें, यानी बेसिकली हमें कुछ और नहीं बल्कि दिया गया अर्धगोला का हमें आयतन यानी कि वॉल्यूम फाइंड करना है। और हम जानते हैं कि यदि हमें आयतन फाइंड करना होगा तो हमें रेडियस की आवश्यकता होगी, त्रिज्या की आवश्यकता होगी, और प्रश्न में तो कहीं भी त्रिज्या दिया नहीं है, रेडियस दिया नहीं है। तो हम अभी अभी निकाले कर्व सरफेस एरिया, और हम लोग जानते हैं कि 2 एक अर्धगोला का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वह क्या होता है, 2π² भी होता है। और अभी हमने प्रश्न के माध्यम से इसका वैल्यू कितना निकाला, 249.48। तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। यह फार्मूला हमने जाना था वीडियो में जब हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, और ये अभी हमने प्रश्न में निकाला, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यदि आप यहाँ से r² का वैल्यू फाइंड करते हो तो यह अप्रॉक्स 39.7 आएगा, जिसको फर्दर यदि आप सॉल्व करते हो r के लिए कि r का वैल्यू क्या आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा,
6.3 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आर का वैल्यू कैसा है ये आपको समझ में आया होगा। अब हमें आर का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम गुंबद के अंदर की हवा का आयतन निकाल सकते हैं, यानी कि कुल मिला के अर्धगोला का हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। आर का वैल्यू क्या है 6.3, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए हैं। फर्दर जब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि जो हमारा वॉल्यूम आया वो कितना आ गया 523.7 मीटर क्यूब, और यही आपका सेकंड का आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आज के आई थिंक यह अंतिम प्रश्न है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला अंतिम प्रश्न है। तो आज के इस अंतिम प्रश्न, आज के इस चैप्टर का, आज के इस अध्याय का इस वीडियो का हम अंतिम प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए और इसे ट्राई करने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऐसा किया होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या और s और s डैश का अनुपात। देखिए बेसिकली आपको यह प्रश्न यही कर रहा है कि मान लीजिए आपको सबसे पहले आपको अब इसे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके देखिए। मान लीजिए मैंने आपको इस प्रकार से बहुत सारा गोला, कितना गोला 27 गोला यानी कि 27 गोला आपको प्रोवाइड किया, जिसमें सभी की त्रिज्या जो है 27 गोला का जो त्रिज्या है, जो रेडियस है वो कितना है r है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया कि सभी की त्रिज्या तो r है, साथ ही साथ सभी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, वह कितना है s है। मैंने दो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तीन चीज़ प्रोवाइड की। पहला 27 गोला मैंने प्रोवाइड किया, दूसरा इन 27 गोलों का जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो कितना है r है, और सरफेस एरिया कितना है s है। यहाँ तक समझ में आया। अब मैंने आपको क्या कहा कि आप इन 27 गोलों को पिघला दीजिए, इसको मेल्ट करवा दीजिए, और मेल्ट करके जो लिक्विड बनेगा उसको फर्दर आप एक बड़े से गोला में चेंज कर दीजिए, यानी कि 27 गोला को पिघला के एक नया गोला बनाइए जो अपने आप में अकेला हो, अपने आप में एक हो, और जिसका जो सरफेस एरिया हो वो क्या हो जाए एस डैश हो जाए। यहाँ तक आपको समझ में आया। 27 गोला को पिघला के हम एक नया गोला बनाए जिसका सरफेस एरिया क्या आ गया एस डैश आ गया। ये इन्फॉर्मेशन आपको किस में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। अब पूछ क्या रहा है नए गोले की त्रिज्या, और दूसरा में एस और एस डैश, यानी पहले गोले का सरफेस एरिया और दूसरे गोले का जो हम लोग पिघला के नया गोला बनाए, एक गोला बनाए, उसका सरफेस एरिया का दोनों का अनुपात, यानी दोनों का फ्रैक्शन पूछ रहा है, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो यदि हम मान लेते हैं कि प्रत्येक छोटे गोले का त्रिज्या r है, जो कि दिया भी गया है प्रश्न में। अब क्या दिया है 27 ठोस गोले पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, यानी कि आयतन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि यदि हम 27 गोलों को पिघलाएंगे तो जो भी लिक्विड हमारे पास आएगा वो इनफैक्ट कुछ और नहीं बल्कि इन 27 गोलों को मिला के जो वॉल्यूम आएगा वही आएगा। ठीक है, अब उसी लिक्विड से तो हम लोग एक बड़ा गोला बना रहे हैं, तो इनफैक्ट ये जो लिक्विड का जो वैल्यू आया वही तो इस बड़ा गोला का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो यहाँ से आप यह कह सकते हैं कि दोनों केस में जो आयतन जो हमारा रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब यदि हम नए गोले की त्रिज्या फाइंड करेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले हमें छोटे गोले का आयतन निकालना होगा, जो कि क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे देखिए स्मॉल आर हमने लिखा है क्योंकि हमने यह माना है कि जो 27 गोला जो हमने लिया था छोटा छोटा, उसकी त्रिज्या कितनी थी आर थी। अब यदि हम 27, ये तो हमारा एक गोला का आयतन आया। अब यदि हमें 27 गोला का आयतन निकालना है तो वो कितना आ जाएगा 27 × 4/3 पाई आर क्यूब। अब मान लेते हैं कि बड़े गोले की त्रिज्या आर है, यह प्रश्न में नहीं दिया गया था, यह हमने अपने से माना कि मान लेते हैं कि बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है आर है, तो यहाँ से इस बड़ा गोला का आयतन क्या हो जाएगा
4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अब हम लोग अभी अभी पिछले स्लाइड में देखे, समझे भी इसे कि जो 27 गोले का जो आयतन है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, नए गोले के आयतन से। तो हमने इक्वेट कर दिया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का रेशियो मिलेगा, r इक्वल टू 3 r, जिसको आप यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारा जो नए गोले का जो त्रिज्या है वो कितना है, 3r। यहाँ से आप देखिए r का वैल्यू क्या आ गया, 3r, यानी कि नया गोला का त्रिज्या क्या आ गया, 3r। अब हमें क्या कर रहा है, इस और इस डैश का अनुपात जो कि हमें दूसरा निकालना होगा। हमने पहला निकाल लिया, पहला क्या कर रहा था, नए गोले का त्रिज्या क्या होगा इसे निकालना, तो वह कितना आ गया, 3r। अब दूसरा कि इस और इस डैश का अनुपात, तो हम लोग जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इस इक्वल टू 4πr²। तो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4π कैपिटल R²। और अभी भी हमने यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू निकाला जो कि कितना था, 3r था। तो यदि हम इसे पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 36πr²। अब यदि हम दोनों का रेशियो निकालते हैं, दोनों का अनुपात निकालते हैं, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। और बेसिकली हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1:9। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने अंतिम प्रश्न को सॉल्व किया, और यह पूरा अध्याय का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।